नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है, वो भी टॉपिक वाइज। और दोस्तों, आपको हर टॉपिक का ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है कि उसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों की चर्चा की जा रही है जो आपको अच्छे अच्छे पेड क्लासेज में भी नहीं मिलेगी। उसी क्रम में दोस्तों, हम लोगों ने इस यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट की है इतिहास लेखन की। इतिहास लेखन या हिस्टोरियोग्राफी। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, क्योंकि अगर आपको इतिहास का कोई भी अच्छा छात्र हो, उसे इतिहास लेखन की जानकारी होनी चाहिए। इतिहास लेखन की जानकारी की अगर उसे अच्छी जानकारी नहीं है तो वो इतिहास की संबंधी जो किताबें पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, उनका काफ़ी हद तक निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, हम लोग जो इतिहास लेखन की दो क्लासेज कर चुके हैं। पहली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने जाना कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के दो टाइप जाने, प्राच्यवादी इतिहासकार, उपयोगितावादी इतिहास लेखन जाना। फिर दूसरी क्लास दोस्तों हम लोगों ने राष्ट्र जो की थी मार्क्सवादी इतिहास लेखन के बारे में जाना। और इनसे रिलेटेड जितने भी पिछले साल के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उनका भी पोस्टमार्टम किया जा चुका है। उसी क्रम में दोस्तों हम लोग आज चर्चा करेंगे नेशनलिस्ट स्कूल और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, आप ये वीडियो कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नेट, यूपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर इतिहास लेखन की किसी परंपरा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो इतिहास लेखन है। कम से कम इस वीडियो में हम आपसे कम से कम 25 प्लस पिछले साल के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, वन लाइनर, जो लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले बस आपको इतना बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे भी इतिहास संबंधित क्विज वगैरह चलती रहती है। तो अब सीधे सीधे आते हैं इस पे, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। तो दोस्तों, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है, इसका योगदान क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, उसे समझने से पहले आपको कुछ फैक्चुअल जानकारी मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको प्रमुख राष्ट्रवादी इतिहासकारों के नाम याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि ये यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा जा रहा है। उसमें 4-5 इतिहासकारों के नाम दे देते हैं, पूछते हैं इनमें कौन सा राष्ट्रवादी इतिहासकार है। तो इसीलिए आपको कौन कौन से राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं: राजेंद्र लाल मित्र, आरजी भंडारकर, विश्वनाथ काशी राजवाड़े, डीआर भंडारकर, हेमचंद्र चौधरी, आरसी मजुमदार, ताराचंद, केएम पनिक्कर, पांडुरंग बावन काड़े और केपी जायसवाल। तो ये दोस्तों क्या है, ये सब राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। ये राष्ट्रवादी इतिहासकारों का योगदान क्या है, वो भी हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, फिर कुछ ये पुस्तकें हैं, ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये रिपीट हो रही है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन से। पुस्तक पहली है सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया। ये दोस्तों किसकी है? रोमेश चंद्र दत्त की है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्लीन बोल्ड होते हैं लोग। दूसरी किताब है दोस्तों दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ दी दक्खन। ये रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की है। अगली किताब है दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ये मराठी भाषा में है, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड होंगे। अगली किताब दोस्तों मैं आपको पहले भी एक क्लास में बता चुका हूँ, हिंदू पॉलिटी केपी जायसवाल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया केपी जायसवाल, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल आरसी मजुमदार, कॉर्पोरेट इन एंशिएंट इंडिया आरसी मजुमदार। तो ये आपको ये इतिहासकार और इनकी ये पुस्तकें याद रखनी है। कुछ दोस्तों ये अन्य पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों का क्या योगदान था, इनकी सीमाएं क्या हैं। और फिर लास्ट में कुछ अन्य प्रश्न पे चर्चा कर लेंगे जो इतिहासवादी लेखन से लगातार पुटअप किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगली किताब है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ये आरसी मजुमदार ने लिखी। द स्ट्रगल ऑफ आर एम्पायर, आरसी मजुमदार ने लिखी। द वाकाटक गुप्ता एज, आरसी मजुमदार ने लिखी। द वैदिक एज, आरसी मजुमदार ने लिखी। तो आरसी मजुमदार की ये 4 किताबें आपको याद रखनी है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया। ये दोस्तों हेमचंद राय चौधरी ने लिखी। फिर उसके बाद ये राधा कुमुद मुखर्जी, ये मतलब प्रसिद्ध ये राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। इनकी एक कुछ रचनाएं हैं, एग्जाम में लगातार पुटअप की जा रही हैं। कौन कौन सी? राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखी ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन शिपिंग एंड मेरीटाइम लिखी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया लिखी। एंशिएंट इंडिया एजुकेशन लिखी। हिंदू सिविलाइजेशन लिखी। द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया लिखी। मेन ऑफ द थॉट इन एंशिएंट इंडिया लिखी। द गुप्ता एम्पायर। ये दोस्तों राधा कुमुद मुखर्जी की आप लोग रचनाएं नोट कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और बहुत अच्छी किताब है। इसका हिंदी अनुवाद भी आ चुका है, वो एक मिश्रा जी इतिहासकार हैं, उन्होंने किया है।
तो उसका हिंदी अनुवाद भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तारातंज की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, बहुत अच्छी किताब है, तो ये आप याद रखने का। सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री याद रखिएगा, ये सरदार के एम पनिक्कर ने लिखी। इंडियन एंड द इंडियन ओशन, सरदार के एम पनिक्कर ने लिखी। एशिया एंड वेस्टर्न डोमिनेंस किसने लिखी? सरदार के एम पनिक्कर। तो ये आपको ये रचनाएं याद रखनी है क्योंकि ये लगातार एग्जाम में पूछी जा रही हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट जो रचनाएं थी उनकी चर्चा कर ही चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या होता है, इसका योगदान क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, और लास्ट में वन लाइनर जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट वगैरह में वन लाइनर प्रश्न पूछे गए उनकी भी चर्चा यहीं कर लेंगे, जिससे आपको इधर उधर कहीं ज़्यादा भटकना ना पड़े। तो दोस्तों ये राष्ट्रवादी इतिहास लेकिन क्यों प्रारंभ हुआ? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहली क्लास में हिस्ट्रियोग्राफी क्या है, मैंने बताया कि तथ्यों की अलग अलग विद्वान अलग अलग व्याख्या करते हैं, वही सब इतिहास लेखन है। और मैंने आपको पहली क्लास में ये भी बताया कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के दो टाइप होते हैं। एक पहले जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का भाग था वो था प्राच्यवादी इतिहास लेखन, फिर उपयोगितावादी इतिहास लेखन, और मैंने आपको उसी क्रम में बताया था मार्क्सवादी इतिहास लेखन दूसरी क्लास में। और ये दोस्तों जो सबसे पहला ये साम्राज्यवादी इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ तो उन्हीं के विरोध में किनका? ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रारंभ हुआ। और ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में कौन कौन से इतिहासकार आते हैं, किसकी उपज थी, वो भी हम बताते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया साम्राज्यवादी इतिहास लेखन कब हुआ? 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में प्राच्यवादी इतिहास लेखन हुआ, ये सब विदेशी थे। 19वीं शताब्दी में उपयोगितावादी इतिहास लेखन। उसी क्रम में दोस्तों 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में, मतलब इनके साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के बाद भारतीय बुद्धिजीवियों का एक समूह भी इतिहास लेखन की ओर आकर्षित हुआ। ये दो कारकों से इस दृष्टिकोण से प्रेरित किया। कौन कौन से ये दो कारक थे जो ये इतिहास राष्ट्रवादी इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ? पहला कारण था इसमें कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के उपज थे, और दूसरा दोस्तों कारण था कि ये ब्रिटिश इतिहासकारों के पूर्वाग्रह पूर्वक दृष्टिकोण के संबंध में प्रतिक्रिया थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये दोनों ये राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्यों प्रारंभ हुआ। पहले तो ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे ये राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थे, इसमें इन्होंने भाग लिया था। और दूसरे जो ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जो इतिहासकार प्रारंभ हुए, ये जो इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश इतिहासकार जो लिख गए थे इतिहास, मैंने आपको बताया था साम्राज्यवादी इतिहासकार जेम्स मिल वगैरह, तो उनके विरोध में। और दोस्तों ये विद्वान कौन है मेन, ये तो आप याद ही रखिएगा, आर.सी. मजूमदार, प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी, आर.सी. भंडारकर, के.पी. जायसवाल और एस.एस. अल्तेकर। तो इनका आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये नेट में पूछा जा रहा है। और ये भी समझ रखे होंगे कि ये राष्ट्रवादी इतिहासकार कौन थे, ये मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों आप राष्ट्रवादी इतिहास को ज़्यादा समझने के लिए आप अगर इनके योगदान को समझ जाएंगे तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भी समझ जाएंगे। आप बस इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थी और इन्होंने जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के विरोध में काम किया। तो इनका योगदान दोस्तों पहला तो यही था कि जो जेम्स मिल ने इतिहास का विभाजन किया था। मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बताया कि जेम्स मिल ने भारत का इतिहास सबसे पहले लिखा और इन्होंने इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल बांटा। तो इन्होंने जो राष्ट्रवादियों थे इन्होंने ये जो डिवाइडेशन इतिहास का किया था इसी को अस्वीकार कर दिया, और इन्होंने इसे जो हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल को इन्होंने राष्ट्रवादियों ने क्या कहा? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो एक तो इन्होंने राष्ट्रवादियों का ये योगदान है कि इन्होंने भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटा। दूसरा दोस्तों जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के लास्ट में जो मैंने टाइप बताया था उपयोगितावादी, तो दोस्तों इन ये राष्ट्रवादी विद्वानों ने क्या किया? उपयोगितावादी लेखकों के विचार को भी अस्वीकार कर दिया और इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में राज्य और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई थी, और इतना ही नहीं इन्होंने भाषण शासन व्यवस्था के रूप में गणतंत्र का भी विकास कर लिया था। क्यों? मैंने आपको बताया था जब साम्राज्यवादी वाला क्लास आपको कराया था तो इसमें जो उपयोगितावादी आपको बताया था, तो उपयोगितावादी इतिहासकार क्या कहते थे? वो कहते थे कि भारत में कभी गणतंत्र हुआ ही नहीं प्राचीन काल में, और यहाँ कभी राज्य वगैरह उस तरीके से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं रही। यहाँ पे जो प्राचीन काल में उपयोगितावादी इतिहासकारों के अनुसार यहाँ जो स्टार्टिंग में प्राचीन काल में मतलब यहाँ पे शासन था वो यहाँ लाठी के बल पे शासन किया गया, निरंकुश शासक था। तो ये बताते थे उपयोगितावादी। लेकिन जो राष्ट्रवादियों की सबसे बड़ी देन क्या है? इन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ भी प्राचीन काल में गणतंत्र थे। तो ये इन्होंने कहा यहाँ भी मेरे यहाँ भी शासन व्यवस्था थी। तो एक तो ये इनका दूसरा योगदान हो गया। तीसरा योगदान दोस्तों इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्राचीन काल के कुछ कालों पर विशेष शोध किए और उन्होंने राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी उद्घाटित किया। जैसे इन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण काल कह दिया, तो इन्होंने कई स्वर्णकाल को कहा।
तो एक राष्ट्रवादियों का योगदान है। चौथा दोस्तों राष्ट्रवादियों का योगदान है कि इन विद्वानों के द्वारा प्राचीन ग्रंथों की खोज एवं अन्वेषण किया गया। उदाहरण के लिए जो शाम शास्त्री थे, इन्होंने क्या किया था, मैंने आपको पहले भी बताया। शाम शास्त्री ने क्या किया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज की। तो ये इनका चौथा योगदान था। अन्य योगदान दोस्तों तो इतने ही हैं। अब इनकी दोस्तों सीमाएं देख लेते हैं कि हम लोगों ने 4 या 5 हम लोगों ने योगदान देख लिए। अब इनकी सीमाएं क्या है राष्ट्रवादियों की, योगदान तो समझ लिया इन्होंने क्या क्या काम किया। तो दोस्तों इन विद्वानों के द्वारा प्राचीन काल के कुछ कालों की उपलब्धियों को आलोचनात्मक ढंग से उद्घाटित किया गया और इन कालों को स्वर्ण युग के रूप में देखा गया। तो सबसे पहली तो यही सीमा है कि इन्होंने इतिहास के प्राचीन काल के कई कालखंडों को स्वर्ण युग देखा। दूसरा दोस्तों इन्होंने क्या किया, इन विद्वानों ने राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन पर विशेष बल दिया और आर्थिक सामाजिक इतिहास को अपेक्षाकृत नजरअंदाज कर दिया। वहीं दोस्तों मार्क्सवादियों ने क्या किया था, उन्होंने आर्थिक सामाजिक इतिहास पर विशेष महत्व दिया, राजनीतिक सांस्कृतिक को कम दिया। वहीं राष्ट्रवादियों ने इनका मार्क्सवादियों का उल्टा काम किया। तीसरी इनकी दोस्तों सीमाएं हैं, इन विद्वानों ने भी अपने अध्ययन को संस्कृत ग्रंथों को ही महत्व दिया। वहीं लोक भाषा में जो ग्रंथ थे, पाली और प्राकृत में लिखित ग्रंथों को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। इससे जन सामान्य के इतिहास को महत्व नहीं दिया गया। तो ये दोस्तों इनकी 3 बेसिकली सीमाएं थी। चौथी सीमा दोस्तों इन्होंने क्या किया, जो जेम्स मिल ने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश काल को इतिहास को बांटा, तो इन्होंने वो उसका आधार को इन्होंने बना रख दिया। इन्होंने कैसे, जेम्स मिल ने क्या किया था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल कर दिया। लेकिन जो उन्होंने जिस तरीके से इतिहास का विभाजन किया था, उनमें इन्होंने छेड़छाड़ नहीं की। वो छेड़छाड़ किसकी देन है, दूसरे क्लास में मैंने आपको बताया मार्क्सवादियों की देन है। उन्होंने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन को महत्व दिया और मध्यकाल की सीमा मोहम्मद गौरी के आक्रमण को ना बता के सामंतवाद से मानी। तो ये इनकी 4 सीमाएं हैं। अब दोस्तों हम लोग एग्जाम से जो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनकी भी चर्चा कर लेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए और आप लोग जब राष्ट्रवादी इतिहास लेखन से प्रश्न आए तो आप क्लीन बोल्ड ना हो। तो दोस्तों कुछ किताबें आप ये भी याद रखिए, क्योंकि ये भी लगातार एग्जाम में पूछी जा रही हैं। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसने लिखी, पांडुरंग बामन काणे ने लिखी। हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया किसने लिखी, नीलकंठ शास्त्री ने लिखी। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया किसने लिखी, नीलकंठ शास्त्री ने लिखी। और ये दो दोस्तों एल भासम की किताबें हैं, वंडर देट वाज इंडिया और द आजीविका। तो आपको ये जितनी भी 5 किताबें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको रट्टाफिकेशन लगा लेना है। अब दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पहली राष्ट्रवादी इतिहास की पुस्तक किसे माना जाता है। तो दोस्तों सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया, और इसके लेखक थे दोस्तों रोमेश चंद्र दत्त। अगला प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये स्टेटमेंट पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में, कई लखनऊ वगैरह के भी ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये स्टेटमेंट दिया होता है, ये पूछा जाता है किसने कहा। तो प्रश्न पूछा गया है, किस राष्ट्रवादी इतिहासकार ने ब्रिटिश सरकार को परामर्श दिया कि उसे मैनचेस्टर से प्राप्त जनादेशों के अनुसार काम करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये भी रोमेश चंद्र दत्त ने स्टेटमेंट है। रोमेश चंद्र की किताब क्या है, सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया। अगला दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि ये सिर्फ फैक्चुअल आपके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं, इसका ये एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने प्राचीन भारत के स्वर्ण युग की तलाश की, लेकिन गलती इन्होंने क्या की थी, दरअसल में भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश कालों को बांट कर देखा। मतलब इन्होंने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश काल को तो रहने दिया, बस नाम बदल दिया, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास कर दिया। तो ये दोस्तों आपको कुछ रचनाएं और ये रोमेश चंद्र से रिलेटेड जो प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं वो याद रखिए। मैं आपको ये बता चुका हूँ राष्ट्रवादी इतिहास की पहली पुस्तक, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ, ये परामर्श वाला ये भी मैंने आपको बता चुका है। ये दोस्तों आपको ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक स्वदेशी इतिहासकार माना जाता है। तो आधुनिक स्वदेशी इतिहासकार दोस्तों आरजी भंडारकर को माना जाता है। इनका पूरा नाम है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अगला दोस्तों ये आरजी भंडारकर का योगदान क्या था, ये भी आप याद रखिएगा कि इन्होंने आरजी भंडारकर ने क्या किया, सातवाहनों के इतिहास और वैष्णव तथा अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सातवाहन का इतिहास और वैष्णव तथा अन्य संप्रदाय के इतिहास का पुनर्निर्माण किस राष्ट्रवादी इतिहासकार ने किया, तो दोस्तों इसका आंसर होगा रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। और अच्छे अच्छे लोग हो जाएंगे क्लीन बोल्ड, मुश्किल से 10% लोग इसका आंसर दे पाएंगे। आप लोग अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अन्य प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ
ये भी प्रश्न बता चुका हूँ। स्वदेशी इतिहासकार और ये पुनर्निर्माण वाला ये भी आपको प्रश्न बता चुका हूँ। अब हम लोग क्या चर्चा करेंगे जो अन्य एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर में कि कौन सा राष्ट्रवादी इतिहासकार महान सुधारक था, उसने अपने शोधों के आधार पर विधवा विवाह का समर्थन किया और अच्छे अच्छे लोग हो गए क्लीन बोल्ड। तो ये थे आरजी भंडारकर। ये भी आपको प्रश्न याद रखना है। आरजी भंडारकर से एक प्रश्न और दोस्तों पूछा जा चुका है, किस इतिहासकार ने अंग्रेजों द्वारा 1891 में जो एज ऑफ द कंसेंट एक्ट सहवास बे विधेयक आया था उस पर पूरे लिखित प्रमाणों की साथ एक पुस्तिका निकाली थी। दोस्तों ये भी आंसर दोस्तों इसका क्या होता, आरजी भंडारकर। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों एक प्रश्न आपको ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस राष्ट्रवादी इतिहासकार ने अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत भारतीय तानाशाही की कपोल कल्पना का अंत कर दिया और इन्होंने सिद्ध किया कि प्राचीन काल में ही भारत में गण राज्यों का अस्तित्व था जो अपने शासन स्वयं चलाते थे। दोस्तों इसका आंसर है केपी जायसवाल और उनकी किताब है हिंदू पॉलिटी में इन्होंने ये काम किया। दोस्तों तो अगले जो क्वेश्चन है उनको भी आप देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन से कि किसने एल्फिंस्टन को यह संदेह का निवारण इस संदेह का निवारण की प्राचीन भारत में विदेशी व्यापार भारतीय जहाजों से होता था के लिए पुस्तक लिखी। तो दोस्तों राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखी। कौन सी किताब लिखी है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट शिपिंग एंड मेरीटाइम। क्यों लिखी, ये एल्फिंस्टन के जो इन्होंने संदेह करता था, एल्फिंस्टन कहता था कि यहाँ पे कोई व्यापार वगैरह नहीं होता था, इसीलिए राधा कुमुद मुखर्जी ने लिख डाली किताब। तो समझ लीजिए राष्ट्रवादियों का कितना योगदान था। फिर दोस्तों ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर में एक एग्जाम पूछा जा चुका है, यही स्टेटमेंट दिया था कि विदेशियों के प्रयोजन यहाँ सिद्ध करना था कि भारत नाम का कोई चीज नहीं है तथा हम में से प्रत्येक को स्वयं के लिए भारत की खोज करनी थी। किस स्वदेशी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में लिखा, तो दोस्तों के.एम. पणिक्कर ने लिखा। ये राष्ट्रवादी इतिहासकार है। कौन सी किताब में लिखा, सर्वे ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। और लोग हो जाएंगे इसमें अच्छे अच्छे क्लीन बोल्ड। दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा चुका है कि भूगोल किसी भी देश के इतिहास की नींव होता है। ये स्टेटमेंट काफ़ी लोग आपने सुनते भी रहते होंगे कि भूगोल किसी भी देश के इतिहास की नींव होता है। भारत जैसे राष्ट्र को अपनी सीमाओं और समुद्र शक्ति का महत्व हमेशा निगाह में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये भी के.एम. पनिक्कर का स्टेटमेंट है। तो ये होता कि एग्जाम में सीधे सीधे स्टेटमेंट दे देता है, पूछता है किसने दिया। दोस्तों अगली आपको ये किताब याद रखनी है, पनिक्कर ने किस पुस्तक पर पोप ने रोक लगा दी थी। तो पनिक्कर की कौन सी पुस्तक थी, एशिया एंड वेस्टर्न डोमिनेंस। आपको ये इनकी किताब याद रखनी है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस पुस्तक में सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश कहा जाता है। तो सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश किसे कहा जाता है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। और हमने आपको पिछली स्लाइड में हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक बताए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिन लोगों ने सीरियस होकर वीडियो देखा है। दोस्तों ये हो गए आपके राष्ट्रवादी इतिहास का लेखन से संबंधित जितने भी पिछले साल के प्रश्न। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों को सजेस्ट करें, शेयर करें और इस चैनल को भी दोस्तों को सजेस्ट करें जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा मिले। दोस्तों हम लोग इतिहास लेखन से रिलेटेड जो अन्य विचारधारा है, परंपरा है, उससे संबंधित कल फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।